इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अपनी 75 साल तारीख में पाकिस्तान कभी इतने मुश्किल दौर से नहीं गुजरा। और जहां पर हमने इस पाकिस्तान को लाकर आज खड़ा कर दिया है, अगर उन मुफाद परस्तों से, उन लोगों से जिन्होंने सियासत को इबादत के बजाय तिजारत समझा, जिन्होंने इस मुल्क को ये दिवालिया कर दिया, अगर उनसे कुछ जान छुड़ानी है तो हमने इस मुल्क को एक नई सिमत भी देनी होगी, इसका किबला भी दुरुस्त करना होगा और इसको वापस इसकी नजरियाती डगर पे डालना होगा कि आज सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि ये लोग जो कि एक विश्व सर्कल है, मैं कहता हूं कि एक ऐसा मौत का कुआं कह लें या गंभीर चक्कर है कि 1988 से लेकर कभी एक जमात, कभी दूसरी जमात, वही जमात, फिर वही जमात, और एक ये चक्कर चलता रहा कि पहले मुल्क को लूटते रहे, फिर उसके बाद दूसरे आए, उन्होंने लूटना शुरू किया। और मुझे 1988 के बाद एक, मैं मोहतरम वली खान अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनकी एक कटिंग मैंने अभी भी रखी हुई है अपने नोट्स के अंदर। उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट होती थी 240 लोगों पे मुश्तमिल होती थी। तो वली खान ने ये सारा तमाशा देखते हुए कि जब IGI बन रही थी, उसके लिए पैसे बांटे जा रहे थे, लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, तो वली खान ने ये बयान दिया कि अगर मेरे पास 240 करोड़ रुपए हो तो मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता हूं, मैं इस पूरी पार्लियामेंट को खरीद लूंगा। और आज आप वही देख रहे हैं कि किस तरह से मामला चले। फिर एक नई तारीख रकम हुई 9 अप्रैल 2022 को, जब एक रजीम चेंज हुआ इस मुल्क के अंदर, और अगले 16 महीने जो पाकिस्तान का हशर हुआ, जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो लाकानूनियत, इस 16 महीने पूरी कुव्वत और पूरी ताकत इस चीज पे लगाई गई कि हम अपने आप को कैसे साफ और शफाफ करके, कैसे अपनी अरबों की लूटी हुई दौलत को साफ और शफाफ करें और हम इस मसले से निकल जाएं। और उस जद्दोजहद के अंदर, उस जस्तजू के अंदर 25 करोड़ अवाम को इतना बोझ डाल दिया उनके ऊपर कि आज जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सरमाया है, वो पैसा लेकर मुल्क से बाहर चला है और जा रहा है। यहां इंडस्ट्री बंद हो रही है, यहां रोजगार के मौके जो है वो खत्म हो रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें जरा सा भी पोटेंशियल है, वो पढ़ने के बहाने मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी के जो थे लोग, उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में, जो कि मतलब एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर में ही, कि हर सेमेस्टर में हर 3 महीने के बाद 300-400 लड़का जो है वो अप्लाई करके बाहर निकल जाता है। लोग, वो स्टूडेंट भी जो है वो भी 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए खर्च कर अपनी एडमिशनें लेकर, सरमाया दिखाकर वो बाहर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने वापस नहीं आना इसमें। और जो यहां है मुल्क के अंदर, जो बाहर नहीं जा सकते, वो जो है वो इस मुश्किल के अंदर है कि वो आप सबको पता है। मैं हल्फन कहता हूं कि ऐसे ऐसे सफेद पोश मैंने देखे हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि अच्छे खाते पीते खानदान के लोग, बिजली का बिल देने के लिए उसने अपनी बीवी का कड़ा जो है वो जाकर सुनियार के पास रखवा के 1.5 लाख रुपए उससे उधार लेकर आया कि मैं तो बाद में वापस करके दे दूंगा, सिर्फ बिल बिजली का पे करने के लिए। तो आप सोचें कि क्या एक आम आदमी की क्या हालत होगी इस मुल्क के अंदर। ये तो मैं उस शख्स का बता रहा हूं जिसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका अपना घर है, और जो एक मतलब
अच्छा बैकग्राउंड रखता था, लेकिन अब हालात उसके यहां पर आ गए हैं कि उसको भी बिजली का बिल जो उसका पता नहीं 65,000 आया था और 7 बच्चों की फीस जमा करानी थी, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी बीवी का कड़ा जाके वहां पे रखा और मेरे पास आगे वो रोया और उसने कहा देखें जी कहां पे नौबत पहुंच चुकी। तो ये कोई एक शख्स की बात नहीं है, ये हर शख्स के मतलब ये बेचैनी है, बरकत नहीं है, इत्मीनान नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही लोग अब जैसे कि एक ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था, आपको याद होगा मुल्क के अंदर, उसके बाद 65 की जंग शुरू हो गई थी, फिर 1977 में ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ, उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक शहीद का मार्शल लॉ लगा, उसके बाद 1999 में भी एक इसी किस्म का ऑपरेशन बनाया, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब हुआ। इस वक्त मुल्क के अंदर ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर चल रहा है कि चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाए, और सारे वसाइल सारी जुस्तजू इसी तरफ लगी हुई है और ये नहीं देखा जा रहा कि ग्राउंड रियलिटी क्या। कौम बहुत आगे निकल गई है, लीडर हमारे पीछे रह गए। वो आज भी समझते हैं कि हमारी ये लूटी हुई दौलत, हमारा ये सरमाया, हमारा ये पैसा जो है कि आज भी हमें लोगों को खरीद के तो हम जो है वो फिर से आकर इक्तदार में बैठ जाएंगे और फिर जो पाकिस्तान के साथ माजी में खिलवाड़ होता रहा वो खिलवाड़ दोबारा हो। लोग अब उससे आगे निकल गए। 5 करोड़ के करीब यूथ जो है नए वोटर आ चुके हैं। ये मौरूसियत की सियासत लोगों ने अब इसको फारिग कर दिया। जो लोग बड़े बड़े जलसे किया करते थे अब शादी हॉलों में महदूद हो गए। जो मैदानों में मीनारों पर जलसे किया करते थे वो गलियों कूचों के अंदर जाकर अब जलसे करते हैं और वहां भी उनको छुपने की जगह नहीं मिलती। वहां भी लोग उनके खिलाफ जो है वो देखें। और ये हकायक है, मैं आपको हकायक बता रहा हूं। जो घरों में बैठकर ड्राइंग रूमों के अंदर बैठकर ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, जब अवाम में जाते हैं तो अवाम उनको वो उनका हशर कर रहे हैं कि जो हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे। वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि ना कई लोगों ने वीलॉग में दे दिए, लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल करने वाले ही नहीं कि हम अपनी सियासत को कहां ले आए। क्या हम एक दूसरे को गिरबान पकड़ेंगे? क्या एक दूसरों को सड़कों पे घसीटेंगे फिर उनसे जप्पियां डाल लेंगे? तो मकसद मेरा कहने का यह है कि मैंने इस बात पर बड़ा गौर किया। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करनी है तो बेमकसद सियासत का कोई फायदा नहीं। अगर हम भी उसी रेस के अंदर लगना चाहें तो मैं भी देखूं कि मेरा मुफाद कहां पर है और मैं उस तरफ जाना शुरू कर दूं और पाकिस्तान के मुफाद को पीछे रख दूं, अपने नजरिए को छोड़ दूं, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर लूं, अपने असूलों को छोड़ दूं, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है कि हम सियासत करेंगे। बहुत दिया है इस मुल्क ने हमें, इतना दिया हमें इस मुल्क ने, जो इज्जत दी है। अगर आज भी हम ये सोचें कि यार हमने उसी लूट खसूट के लिए वापस आना है, उसी इक्तदार के लिए वापस आना है, उसी मुफाद के लिए वापस आना है, तो बेहतर है कि फिर हम बैठकर अल्लाह अल्लाह करें, अपनी आखिरत को संवारें, कोई अच्छा काम करें, बेहतर काम करें इससे। लेकिन हम अपने मुल्क को तो नहीं छोड़ सकते, हम पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ सकते। तो मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरी पिछले दिनों में बहुत सी जमातों के साथ, मैं उन जमातों के साथ जिनका मैं समझता हूं कि आज भी कोई नजरिया है, जो पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं, जो अपने मुफाद से बालातर होकर मुल्क के मुफाद को सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे अब 2 चीजें नजर आई हैं कि आपने देखा होगा कि 70 के दिहाई में, 80 की दिहाई में नजरिया होता था, चाहे अच्छा होता था चाहे बुरा होता था, लोग अपने नजरिए पे खड़े थे।
जिसने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका एक नजरिया था। आज पाकिस्तान के अंदर कोई नजरियाती जमात आपको नजर नहीं आएगी, सब मुफादात के चक्कर में है। वो लोग जो एक दूसरे का पेट चाक करना चाहते थे, जो गर्दन में रस्सी डालकर सड़कों पे घसीटना चाहते थे, आज वो एक दूसरे को बगलगीर कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ मुफादात के लिए। ये जो 13-14 जमातें 16 महीने इस मुल्क की ऐसी तैसी फेर के चली गई, मुझे आप ये बताएं, क्या आपस में किसी का नजरिया मिलता था? क्या आपस में किसी का मफाद मिलता था? क्या आज हुकूमत खत्म हुई है तो फिर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? लेकिन एक तो होता है ना कि मार्शल लॉ के अंदर तो मार्शल लॉ होता है। उस वक्त तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका हुक्म भी चलता है, उसका ऑर्डर भी चलता है, और मार्शल लॉ के ऑर्डर निकलते हैं जिस तरह के, और उसके मुताबिक काम होता है। एक जमहूरियत के अंदर, इस वक्त हम जमहूरियत के अंदर थे, जो पिछले 16 महीने के अंदर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा। अदालतें बैठी हुई हैं, आइन की जो है वो ऐसी तैसी फेर रही। आज मैं इनको देखता हूं, ये 90 दिन सिंध के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब पता है कि हमारे जो है ना गले पे हाथ आ सकता है किसी का, क्योंकि 4-5 लोग जो पकड़े गए हैं उससे इनकी चीखें निकली हैं, जिनके घरों से अरबों रुपए निकले हैं, जिन्होंने दीवारों में पैसे चुनवाए हुए थे, जिन्होंने अपने बिस्तरों के नीचे तय खाने बनाए हुए थे, जब वो पकड़े गए हैं अब वो सुल्तानी गवाह बन रहे हैं। जो मुल्क छोड़कर भाग गए थे वो भी, उनको भी वापस बुलाया गया है। अब ये कहते हैं 90 दिन में इंतखाबात कराओ। उस वक्त कहां थे जब आइन कहां था उस वक्त पाकिस्तान का? अदालतें कहां थी उस वक्त पाकिस्तान की, जब कहा जा रहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराओ? उस वक्त तो कोई तैयार नहीं था 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का। बैठे। तो आज मैं ये समझता हूं कि मौजूदा निजाम के तहत अगर इसी तरीके कार के तहत एक किसी को लाकर बैक डोर से तख्त पे बैठाना है, यानी ये हमारी रवायत बन गई है कि जब आप तख्त पे हो तो आप शहनशाह हैं, अगर शहनशाह नहीं है तो आप फिर बाहर निकल जाएं मुल्क से। मतलब उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब क्या हुआ है, हम लोग फौज को बुरा भला कहते हैं, अब SIFC बनी है तो लोगों को एतमाद क्यों आया? जब अरस्तु आए थे कि हम डॉलर को 200 पे लेकर आएंगे, तो 340 पे मैंने खुद देखा है डॉलर मिल भी नहीं रहा था उस वक्त। आज 282 पे कैसे आ गया? जो लोगों ने अब क्या किया है कि वो जो पैसा डॉलर खरीदे हुए थे उनको पता है ऊपर जा रहा है, अब तो पता लगा नीचे आ रहा है, वो बेच रहे हैं। जब बेच रहे हैं तो खरीदार कोई नहीं है, तो लाजमी बात है कि डिमांड और सप्लाई है सारे मुल्क के हर निजाम के अंदर, तो अब वो नीचे आ रहा है। सिर्फ क्या किया उसमें? कोई अलादीन का चिराग जलाया है, कोई बाहर से IMF ने हमें मजीद कर्जा दे दिया, कोई हमारे दोस्तों ने हमें पैसे दे दिए? नहीं, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन की वजह से अगर ये हो सकता है तो फिर उस वक्त क्यों नहीं किया जब ये हुकूमतों में बैठे होते हैं, वजीर आजम बने होते हैं और शहनशाहियत कर रहे होते हैं? तो आज आप देखें, मैंने 1990 में आर्टिकल लिखा था, नाराजगी हो गई जब मैंने लिखा था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब मेरा कहने का यह था कि जब तक सारे अदारे बैठकर फैसले नहीं करेंगे, खासतौर पर हमारे जो मसाइल है उसके बारे में, तो मामला आगे नहीं चल सकते। मेरा तो आर्टिकल हजम हो गया, लेकिन उसी बहाने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारिग कर दिया कि इसने क्यों कहा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए। जनरल जहांगीर करामत को इसलिए अपने ओहदे से हटा दिया। बात अंदर की कुछ और थी, लेकिन बाहर बाजार उन्होंने यही दिखाया कि इसने एक स्टाफ कॉलेज, नेवल स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए उसने तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, जिस तरह आज
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बनी हुई है और उसके ऊपर SIFC भी बन गई, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों के जिनकी बाहर सब मुल्कों को पता है कि इन्होंने कितनी दौलत लूटी हुई है, कितनी दौलत बाहर रखी हुई है, इनके मालात बाहर हैं, इनके अकाउंट बाहर हैं और सबको पता है कि ये बाहर। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी बहन भी एक बैठी है यहां, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत से लोगों के साथ राब्ता है, मैं भी नाम लेके कुछ बताना नहीं चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ये चीजें सामने आनी शुरू होंगी। एक अच्छा नजरियाती जमातों को लेकर एक अच्छा अलायंस बनाकर इंशाल्लाह हम जाएंगे इलेक्शंस के अंदर और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब ज्यादातर तो ये लोग एक्सपोज कैसे हुए हैं, ये लोग ऐसे एक्सपोज हो गए हैं कि अब ये दौर ही नया दौर आ गया। अब सोशल मीडिया आ गया है, उसमें जो खबरें लोगों तक नहीं पहुंचती थी अब उसके जरिए पहुंच जाती हैं और इन सबको नंगा कर दिया सोशल मीडिया ने, हर चीज इनकी बाहर निकल आई है। तो इसलिए जितनी जल्दी ये लोग ये समझ जाएंगे, मेरा ख्याल है उतनी जल्दी इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। और हमने माजी के अंदर ये बात भी मैं आपको बता दूं, आखिरी 2 बातें करने लगा हूं, फिर उसके बाद मैं मौका दूंगा कि सारे गुफ्तगू कर लें। हमारे पास अभी 1.5-2 घंटे हैं, उसके अंदर हमें कुछ तजवीज़ भी दें क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि जितने दूर दराज से लोग आए कि अपने अपने इलाकों में मेहनत करें, अच्छे नेक लोगों को देखें जो कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको सामने लेकर आए, क्योंकि हमारे लोग ये है कि मेहनत नहीं करते। यहाँ तो सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन जब हल्कों में जाएंगे मेहनत नहीं करेंगे। फिर आप वहां पर गैदरिंग्स करें, हमारे यहाँ सारी लीडरशिप बैठी हुई है, बारी बारी आप सबको बुलाएं, मैं भी हर जगह जाऊंगा इंशाल्लाह, लोगों से मिलेंगे, तो माजी की तरह हम अपने इस मामले को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो एक बात तो ये मैं बता रहा था कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको ये खबर आएगी, क्योंकि हमारे इस मुल्क के अंदर जितना पोटेंशियल है, जितने रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दिए, हमारे पास एक फुकदान जो है वो लीडरशिप का है। बस जिस दिन इस मुल्क को एक कमिटेड लीडरशिप मिल गई, ईमानदार लीडरशिप मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने इस रीजन में लोग हैं ना, देख रहे हैं आजकल हिंदुस्तान की तरफ कोई देख रहा है किसी तरफ, कोई देख रहा है किसी तरफ, अपनी तरफ कोई भी नहीं देख रहा। वो समझ रहे हैं जी कि हम और ये इन लोगों ने जानबूझ के किया, स्टील मिल को जानबूझ के तबाह किया, PIA को जानबूझ के तबाह किया। क्यों तबाह किया? कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट बाहर की एयरलाइंस के साथ थे, वो इनको पैसे लगाते थे, ये PIA को तबाह करते थे। स्टील मिल इसीलिए बंद करवा दी, जितनी जरूरत है उतनी भर्तियां नहीं की, लोगों को oblige करने के लिए कर दिया, सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर डालना शुरू कर दिया। ये बिजली के इतने क्यों बिल आ रहे हैं, कितनी चोरियां पकड़ी गई कि बिजली कितनी चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन हमारे पास है नहीं। मैंने पूरा इस पे प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत इस पे एनर्जी के अंदर काम किया हुआ है, तो इसलिए मैंने पूरा एक बनाकर मौजूदा इनको भेजा है जो कि करते धरते हैं इस मुल्क के, ताकि वो देखें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ कहाँ मामला ठीक किए जा सके। पूरा एक वो जो है वो बना के भेजा उनको। अब एक और जो बड़ा इशू है ना जो आने वाला है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये अभी इस वक्त हम एक इंटरनेशनल वो जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, हम उस टेररिस्ट के खिलाफ बाहर बैठे हुए लोग जो पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं, बैरून मुल्क में बैठे हुए, रोजाना सुबह से शुरू होते हैं शाम तक, क्योंकि लोग उसको जब देखते हैं तो उनको उसके ऊपर वो कहते हैं उनके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं और उनको पैसा मिलता है उससे, तो वो कहते हैं कि आग लगाओ पाकिस्तान की। ये बड़ी एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है, इसमें बहुत से लोग, हिंदुस्तान जो है वो सबसे पेश है इसके अंदर। 3 इश्यूज मैं और डिस्कस करना चाहता हूं। पहला अफगानिस्तान का इशू, क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक रहा है, जहाद के साथ भी ताल्लुक रहा है। 40-45 साल पहले जो है वो जब ये जहाद शुरू हुआ था तो लोगों को मुल्क में
लाया गया था, कुछ को कैंपों में ठहराया गया, कुछ को भेज दिया गया। लाजमी बात है कि फिर वहां पे जंग रही और उसके बाद फिर अमेरिका घुस गया वहां पे, रूस निकला तो अमेरिका घुस गया, तो वो मौका नहीं था कि लोग वापस जाते हो। पर तरीकाकार ये होना चाहिए कि एक खुश असलूबी के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि हमारी बड़ी गुडविल है अफगानिस्तान के अंदर, हमारी बड़ी कुर्बानी है अफगानिस्तान के लिए। हमने अपना पेट काट कर उनको यहां बुलाया। हमने एक दफा फिर वही इंसार और महाजरीन वाला, एक वो जो मदीना मुनव्वरा के लोगों का था, हमने उसको दोहराया पाकिस्तान के अंदर। दुनिया ने देखा वो कि हमने उनको ना सिर्फ गले से लगाया बल्कि यहां उनको लाकर अपना भाई बना के रखा और उनको खुला इजाजत दी, जो कारोबार करना चाहते हैं कारोबार करें। लेकिन किसी हुकूमत ने उसके बाद ये नहीं सोचा कि हमने आगे करना क्या। अब आप एकदम उठा के किसी को बाहर फेंक दें। इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूं, पैगाम भी देना चाहता हूं कि मेरे पास अमेरिका के इनखला से पहले मुजाहिदीन का इनका वफ्द आया था, तालिबान का, अफगानिस्तान से। उनसे मुलाकात हुई थी जून मैं बात कर रहा हूँ जिस 21 की, जब अमेरिका अगस्त में निकला था। उनमें से एक उनका सफीर लग गया पाकिस्तान में जो तर्जुमान था, और 3 उनके वजीर लगे हुए जो आए थे। वो आए अफसोस करने थे मेरे चचा का, लेकिन हमारी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई थी और सारी बातें उसमें से सच निकली हैं। पाकिस्तान के लिए उनके दिल में बहुत मोहब्बत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वापस भेजें या यहां रखें। जो इलीगल है उनको वापस जाना चाहिए, जो लीगल है वो तो लीगल हो गए। उनके यहाँ पे कोई 70 से आए हुए हैं, कोई 80 से आए हुए हैं, कोई जहाज से पहले के आए हुए हैं यहाँ पे। मसला इस वक्त ये है जो कि हमारे लोग समझ नहीं रहे कि वहां पर ये जो खला पैदा होगा, ये जो वैक्यूम पैदा होगा, जिस तरह इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ है, उसको फिर हमारे दुश्मन पुर करेंगे। हिंदुस्तान उसको पुर करना चाहता है। हिंदुस्तान वहां 4-5 अरब डॉलर खर्चना चाहता है। वो सिर्फ एक इशारे से उनको बुलाएं तो वहां घुसना चाहता है। तो हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमने वो सारे जहाद के अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये कि 80,000 लोग हमने कुर्बानी भी दी, मतलब शहीद हुए लोग। यहाँ किस वजह से हुए? इसी वजह से हुए कि हम अमेरिका के साथ मिल गए थे उस वक्त, तो वो लोग हमारे खिलाफ हो गए थे। तो इसलिए मैं हुकूमत को भी कहा, उसमें हम किरदार भी अदा कर सकते हैं। मेरे उनके साथ राब्ते भी हैं, मेरे साथ उनका ताल्लुक भी है, मैं उनसे बात भी कर सकता हूं जाके। मुझे उन्होंने इन्वाइट भी किया, हो सकता है मैं जाऊं भी वहां पे। लेकिन इस तरह से हम ना करें कि वो एक नफरतें पैदा हो जाएं, और नफरतें जो है वो फिर वापस किसी चीज को तोड़ देना, उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये तो सिक्का बंद जुड़े हुए आपके साथ, ये मोहब्बत करते हैं आपके साथ, इनके लिए आपने कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को वो मानते हैं कि हाँ, आप लोगों ने हमें जहाद में हमें आजादी दिलवाई आप लोगों ने। दूसरी जो अहम बात है जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आ रही है, वो 2 इश्यूज हैं इस वक्त। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये आगे चलकर ना, ये बड़ा एक मुहिम चलेगी। एक मुहिम नहीं चलेगी तो पाकिस्तान के लोग देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, और वो कहेंगे ये हमारे साथ क्या हो। इसलिए कुछ नजरियाती लोगों को आज इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा। एक ये कि हम पे प्रेशर है काफी अरसे से, जो कि हुक्मरानों पे है, अवाम पे नहीं अभी, वो है इजराइल को तस्लीम करने का। बहुत से हमारे भाई हैं, ममालिक हैं जिन्होंने तस्लीम कर लिया। बहुत से ऐसे हैं जो कि तस्लीम करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले तस्लीम कर ले, और कहते हैं जी कि आपको फलस्तीनियों की क्या फिक्र है, आप मामे लगते हैं उनके। ये अल्फाज बहुत से लोगों ने सुना होगा आपने। फलस्तीन का और कश्मीर का मसला इस तरह है जिस तरह एक जान दो कालिब हो। अगर आप फलस्तीन को भूल जाएंगे तो फिर आप कश्मीर को भी भूल जाएंगे। तो इसलिए हम नहीं कहते कि ये अच्छा है या बुरा है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
पहले इशू पे मैं ये कहता हूं कि पहले फलस्तीन का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। फलस्तीनी कहें जी कि हाँ अब हमें मार, अगर हम उनको तस्लीम कर रहे हैं वो फिर फलस्तीनियों को मारें तो इसका मतलब हम गुनाहगार हो रहे हैं ना, हम मार रहे हैं। तो उस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरा इशू जो पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है बड़े अरसे से, जब से कि बस सर्विस शुरू हुई थी, जब वाजपेयी पाकिस्तान आया था, वो ये है कि हिंदुस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है और वो उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि हमें वाघा से लेकर तोरखम तक राहदारी मिल जाए। अगर ये राहदारी पहले दे दी होती, और बहुत से हुक्मरानों ने कोशिश की है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी, वाजपेयी को जब बुलाया था और उनकी तकरीर आपको याद होगी, जब उन्होंने कहा ये तो ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी हमारे और उनके दरमियान, हमारा कल्चर भी एक है, हम लोग भी एक हैं, वो भी आलू शोरबा खाते हैं, हम भी आलू शोरबा खाते हैं। वो तकरीर आज भी सोशल मीडिया पर पड़ी, अगर नहीं देखी तो वो देख लेना। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि ये इनको राहदारी दें, क्योंकि अगर वो राहदारी उनको पहले मिल गई होती तो ये जितना असला और स्क्रैप वहां पे छोड़कर गया है अमेरिका, वो सारा इनकी स्टील मिलों में जाना था। इन्होंने सबने मिट्टल विट्टल जो इनके पार्टनर हैं वो उठा के यहां से ले जाना। तो हम कहते हैं राहदारी की बात बाद में होगी, पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जितना जुल्म वहां पर हो रहा है, जो स्टेट रियासती दहशतगर्दी है, जो स्टेट टेररिज्म है, शायद दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। पूरी दुनिया ने आंखें बंद की हुई है, ह्यूमन राइट्स कोई नहीं है, कहीं कुछ पता नहीं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये दो मसले जब हल हो जाएंगे, आप फिर उसके बाद अगला कदम जो मर्जी उठाएं, हमसे मशवरा करके उठाएं, पार्लियामेंट से मशवरा करके उठाएं, पाकिस्तान के अवाम से मशवरा करके उठाएं। ये ना हो कि एक या दो शख्सियात जाके कोई फैसला करें और पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी शक्लें देखते रहे कि ये हो के गया हमारे साथ। तो इस इशू में हमें बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, और ये इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो का भी एजेंडा होगा। मैं मैनिफेस्टो पे काम कर रहा हूँ। इस महीने के एंड में इंशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट जो मौजूदा मसाइल और उसके हल का होगा, वो इंशाल्लाह मैं अगली मीटिंग में आप लोगों को बुला के नवंबर के शुरू में इंशाल्लाह आपको देंगे। तो खैर ये तो बहुत सी और भी बातें हैं इस तरह जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा आप लोगों को टाइम दें कि खाने से पहले पहले हमारे पास 1.5 घंटा 2 घंटे हैं, अभी हम बात कर सकते हैं। तो जो भी बात करना चाहेगा, डॉक्टर साहब अगर कुछ कहना चाहें, मुर्जा साहब, नुमान साहब, या कोई और कुछ कहना चाहे, या फिर आप लोगों की सजेशंस हमें चाहिए कि किस तरह से हम अपना आने वाले दिनों में कोई दीगर जगहों पे टूर भी करें, लोगों से मुलाकातें भी करें और अपने अच्छे कैंडिडेट जो है उनको टारगेट भी करें। बहुत से लोगों ने राब्ता किया है, लेकिन हम उन लोगों को सामने लेकर आएंगे जिनकी एक अच्छा बैकग्राउंड भी हो और जो साफ और शफाफ इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। ये भी आप लोगों को पता है, और इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं कि जो सियासतदान होता है वो हमेशा देखता है कि मैंने इलेक्शंस कैसे लड़ना, मैंने इलेक्शन जीतना कैसे। हमने जब समझा कि हमारा एक अच्छा अलायंस बन सकता है पीटीआई के साथ, तो हमने उनके साथ एक इलेक्टोरल अलायंस किया। पार्टी हमने जाम नहीं की थी, ये चेयरमैन पीटीआई को भी पता है, सबको पता है कि हमारी पार्टी, और मैंने बाहर निकल के सबसे पहले यही कहा था कि हम जमात जाम नहीं कर रहे, हम इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। आइंदा भी जो अलायंस बन रहा है, हो सकता है कि हम एक सिंबल पे इलेक्शन लड़ें, जैसे एमएमए ने लड़ा, जैसे आईजीआई ने लड़ा, इसी तरह हमने उनके साथ मिलकर लड़ना था। एक दो और भी जमातें थी जिनको वो साथ लेकर चलना चाह रहे थे, उन्होंने भी ऐसे इलेक्शन लड़ना था। लेकिन फिर मैं तो शुरू से यही समझाता रहा कि देखें, दीवार से सर नहीं मारना चाहिए, दीवार तो नहीं टूटेगी, आपका सर फट जाएगा। तो थोड़ा सा असर होता था, थोड़ा सा नहीं होता था। अब मेरे सामने कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे मैं कह सकूं जी कि इनका वो था, एजिटेशनल मूड था, या ये चाहते थे कि इस तरह हम आग लगाएं और इस तरह जलाएं। लेकिन जो कुछ हुआ 9 मई को, उसको हमने कंडेम किया, मेरे साथियों ने कंडेम किया, उसको मेरे ख्याल में हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ने कंडेम किया। वो नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी हमने कहा था कि इसकी साफ और शफाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिसने भी किया उसको सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखें, जब मुल्क सरेंडर करता है ना, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं,
अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान पे कब्जा हो जाए किसी का और वो कोर कमांडर के घर पे जाके पाकिस्तान का झंडा उतार देना, तो उस वक्त पाकिस्तान सरेंडर कर जाए। तो हम अपने अफवाज पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें हर एक को पता है हमारे कुर्बानियां उन्होंने मुल्क के लिए दी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए जिसमें सब बैठकर ये देखें कि इस मुल्क को चलाना कैसे, इस मुल्क के इश्यूज को जितने इश्यूज हैं उनको लिख लें, इकोनॉमी से लेकर और दुश्मनों तक, कि हमने कैसे इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है, फिर ये चलेगा। वरना एक नहीं 1000 इलेक्शन करवा दें, जाली इलेक्शन करवाएंगे तो अल्लाह ना करे 77 वाला हाल हो जाएगा, वो आप लोगों को पता है। मैं ये कहता हूं कि सारे स्टेक होल्डर बैठ के देखें हमने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना। नहीं बैठेंगे, अगर नहीं बैठेंगे तो मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताना चाहता हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं, एक नहीं 1000 इलेक्शन करवा ले, आप वहीं खड़े होंगे जहां पहले खड़े हुए थे। वो सुई जो है ना 12 से शुरू होती है, सारा घूम के 12 पे चली जाती है, तो ये सुई ऐसी घूमती रहेगी, 12 पे वापस आती रहेगी। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी को मिलनी चाहिए। मैंने जस्टिस बंदयाल के बारे में जो मर्जी कहा, मैंने उसको सलूट पेश किया कि जाते जाते मुझे वो खुश कर गया। मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि जाने से पहले ये नैब के इसको रिवर्स करेगा, और वो उसको रिवर्स करके गया। इन सब के केसेस खुलने चाहिए, और इन सब के केसेस खुलने चाहिए, और इनको पाकिस्तान में बुलाकर ECL पे डालना चाहिए, और जब तक ये लूटी हुई दौलत मुल्क को वापस ना करें, इनको मुल्क से बाहर ना जाए। अगर ये नहीं करेंगे फिर आइंदा भी लूट मार होती रहेगी। इसमें खाली सियासतदान नहीं है, जो भी इसके अंदर मुलव्वस है, जिसने भी इस मुल्क को लूटा, तो उसको हिसाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह ये कुरैशी साहब जो है वो मुख्तसर बिल्कुल बुलाएंगे, जिसने आना होगा हाथ खड़ा करेगा, ये माइक आप तक भी पहुंच जाएगा, वो रखा हुआ है एक, तो वो जाके आपको दे देंगे। किसी और ने यहाँ से गुफ्तगू करनी है तो बड़े शौक से करे, या फिर जब आप लोग तजवीज़ दे दें तो वाइंड अप करने के लिए मैं कहूँगा कि सब थोड़ी थोड़ी बात कर लें, जो हमारी लीडरशिप यहाँ बैठी।